मंसूर जाफर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज इस वजह से करूंगी क्योंकि हमारी ऑडियंस को और हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर मौजूद हैं, हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद है, डिप्लोमेसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, अमेरिका के साथ अलाइनमेंट भी चल रही है, बल्कि अभी तो खबर आ रही है कि इंडिया के साथ भी हमारे बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ब्रीफली पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान की बिगेस्ट अचीवमेंट ईरान को मनाने की कोशिशें किस हद तक कामयाबी हमें मिल सकती है, और क्या खुफिया तौर पर तमाम टेबल टॉक्स हो चुकी हैं जो 10 या 15 पॉइंट्स एजेंडा है? जी बहुत शुक्रिया जी मैं समझता हूँ जी, जहाँ तक इस वक्त मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ वहाँ पे जो एक जंगों का दौर है वो तो अब जिसे कहा जाता है ना कि लद चुका, खत्म हो चुका। अब वहाँ पे फायरबंदी का, सीज फायर का और ट्रूस का दौर शुरू हो गया है, चाहे वो ईरान अमेरिका जंग हो या इसराइल और लबनान की जंग हो। इन दोनों महाजों पे जंगबंदी का क्रेडिट अगर पाकिस्तान लेना चाहे तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा बुलंदबाग दावा नहीं है, ये ज़मीनी हकायक है। आपके इल्म में है कि जब ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंगबंदी जो की गई थी उसमें एक अहम नुकता लबनान में सीज फायर का भी था, लेकिन उस वक्त बावजूद इसे निकाल दिया गया था और बाद में होने वाली जितनी भी कोशिशें हैं वो इसी नुक्ते पर घूमती रही कि क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मिडिल ईस्ट के एक हिस्से में तो आतिश खून की बारिश हो रही हो, आतिश वहन की बारिश हो रही है, दूसरे हिस्से में आप अमन अमन खेल रहे हो। तो पाकिस्तान का ये मौकफ ईरान के साथ यही था कि इस लबनान के इशू को भी क्लब किया जाए इसके साथ और ये सीज फायर वहाँ पे किया जाए। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस डिमांड पर कान धरे और उसके बाद उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म जो है उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो लबनान की हुकूमत के साथ एक सीज फायर इफेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह बरसरे पकार है, उसे तो इस वक्त दुनिया ने दहशतगर्द करार दे रखा है। तो उनके साथ एक पैक्ट करने के बजाय लबनान की हुकूमत को इस बारे में ऑन बोर्ड लिया गया और वहाँ पे उनके साथ सीज फायर किया गया और सीज फायर जो है कल रात से इफेक्टिव है। अगरचे उससे पहले इसराइल अपनी रिवायती जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान वहाँ रकम कर चुका है। 2100 अफराद को शहीद करने के बाद तकरीबन 10-11 लाख लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस किया गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को वापस आ रहे हैं। उसके साथ मैं समझता हूँ आपको याद होगा वो फेमस बहुत ही मशहूर लंचन जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल के एजाज में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया था, और ये व्हाइट हाउस की तारीख में 200 साल तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी सर्विंग जनरल को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या किसी अमेरिकी सदर ने अपने यहाँ लंच पर होस्ट किया हो और उनके साथ तयशुदा 1 घंटे की मुलाकात जो है वो 4 घंटों में मुहित रही हो। और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट था, मैं समझता हूँ आज हमारे फील्ड मार्शल जो हाफिज साहब है वो हकीकी मानों में उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तारीखी जुमला कहा था कि ईरान को फील्ड मार्शल से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि और आज मैं समझता हूँ कि ईरान में उनकी मौजूदगी और एक ऐसे नुक्ते पर मौजूदगी या ऐसे नुकात को सुलझाने के लिए मौजूदगी जो अमेरिका नहीं सुलझा सका और यूरोपीय ताकतें नहीं सुलझा सकी, ओबामा नहीं सुलझा सका, आज ये एजाज जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब के हिस्से में आया है कि वो उन बड़े ही जिसे कहना चाहिए पेचीदा मामलात और ख़ासतौर पे ईरान के वो स्ट्रेटेजिक डिमांड्स उन पर एक लिहाज से निगोशिएशन के लिए, उन पर तबादला ख्याल के लिए, यही बात कि जो चीजें वो जंग में हासिल नहीं कर सके ये टेबल टॉक पे हासिल करें। वेरी वैलिड पॉइंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं मार्शल साहब की तरफ आती हूँ। सर, सबसे पहले तो हमें ये समझा दें, क्योंकि आप शायद जिस तरह ज़मीन के बॉर्डर्स होते हैं वैसे फ़ज़ाओं के बॉर्डर्स भी होते हैं, और ये ख़बरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जिस तरीके से नहीं पूरा जो था उसको हमने एस्कॉर्ट किया, उनको लेकर आए जो सेटलमेंट्स के लिए यहाँ पर डायलॉग्स के लिए आ रहे थे। अभी भी कुछ मशक़ें पाकिस्तान की और ईरान की कुछ चल रही हैं, कुछ इस हवाले से खबरें, कोई क्लेरिफिकेशन हमें बता दें। और क्या अभी भी ईरान की फ़ज़ाइया का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है? पाकिस्तान एयरप्लेन्स वहाँ पर जा रहे हैं? ज़रा ब्रीफली, क्योंकि हमारे चीफ भी वहाँ पर है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, शहजाद साहब को और मंसूर साहब को भी। बेसिकली जो आप सवाल पूछ रही हैं वो रिलेट कर रही है, जब ये अपना ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान आई थी तो फ़ज़ाइया ने उनको एक एयर कवर प्रोवाइड किया था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो खबर आप तक पहुँची हुई है, जो मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को भी इल्म है कि इस चीज़ का कि यस, ये अपना पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनकी सिक्योरिटी थी वो अपने ज़िम्मे ली हुई थी और वो क्या कहते हैं डोर टू डोर जिसको कहते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। अब क्योंकि
इस वक्त हमारी जो टॉक्स हैं वो इस लेवल पे आ चुकी हुई हैं कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इज़ इन तेहरान, और ये सब कुछ क्या कहते हैं इनके इल्म में है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के इल्म में भी है, नेतन्याहू साहब के इल्म में भी है। तो इस वक्त कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं वहाँ पे। ये सबको पता है कि जी ये जो हमारी ये टॉक्स जो हैं ये अब फाइनल स्टेजेस में एंटर हो चुकी हुई हैं, और तकरीबन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जितने भी वो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफरेंसेस थे, वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हुए हैं। उसमें आपको पता ही है कि जो मेन जो नुक्ता था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से था, और दूसरा नुक्ता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से था। इनकी जो डिफरेंसेस थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो अब सबको इल्म हो चुका हुआ है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट से उसका ताल्लुक है। उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल आया होगा, क्योंकि जब ईरान ने कह दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने में इंटरेस्टेड है, तो यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए भी मेरा ख्याल है उनको लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो पहले से तयशुदा था कि ये 3% to 5% यूरेनियम एनरिचमेंट को रखेंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, उसमें यस ईरानियंस ने कहा था कि जी हम टोल लगाएंगे, हम इसकी पैसेज को कंट्रोल करेंगे। ये एक मैक्सिमम पोजीशन थी, क्योंकि ये याद रखें कि तारीख़ में ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी स्टेट में किसी मुल्क ने ये टोल नहीं लगाया हो। ये डेनमार्क में भी हुआ, ये उन्होंने तकरीबन कोई 200-300 साल तकरीबन ये अपना टोल चार्ज करते रहे। जर्मनी ने भी किया इसको, इसी तरह से होता रहा। सुएज़ कनाल में भी हो रहा है, पनामा कनाल में भी हो रहा है, लेकिन वो कनाल्स हैं, वो बनी इसी मकसद के लिए। 28 फरवरी से पहले की जो सिचुएशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये क्योंकि अपना ईरानियंस को अपनी कोई नेगोशिएटिंग पोजीशन पे आने के लिए इस तरह की शायद कोई कंडीशंस रखनी पड़ी, क्योंकि ये भी वो चाह रहे हैं कि जो सैंक्शंस हैं ये लिफ्ट हो जाएं। और इसके बाद क्योंकि इस वक्त ईरानियों को अभी आपको पता है उनकी इकॉनमी को काफ़ी दचका लगा हुआ है काफ़ी सालों से, तो ये एक किस्म की नेगोशिएशंस के लिए ये सारी बातें चल रही थी। और आपको भी मुबारकबाद हो, आई एम श्योर कि सब पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि जिस स्टेज पे हम आ गई ये डील। बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि ये शायद चंद दिनों की बात है, शायद मेरा ख्याल 24-48 घंटे में शायद कोई ना कोई और बेहतर खबर भी आनी शुरू हो जाए। अरे वाह, इंशाल्लाह हम मुबारकबाद आपकी वसूल करते हैं, और बल्कि पूरी कौम को इसकी मुबारकबाद अगर वाकई क्यों बट सब ऐसे ही क्या डील फाइनल मराहिल में अगर दाखिल हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि फिर तो सऊदी अरब से MBA साहब भी आएंगे, चाइना से ऑब्जर्वर भी आएंगे, शी जिनपिंग को भी हम फिर उनको भी दावत देते हैं कि वो भी मोर देन वेलकम। ये तो बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा रहा है पाकिस्तान, इटसेल्फ बड़ी अचीवमेंट है। दुरुस्त कह रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा साहिबा जो आप फरमा रही हैं, लेकिन ज़रा गौर करें ना, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप अगर सिर्फ पहले अफ़गानिस्तान की बात करें, आप गज़बे लिल हक़ की बात कर लें तो 180 दहशतगर्द पनाहें जो है वो आप अफ़गानिस्तान में उड़ा चुके हैं, और 30 से ज़ायद उनकी जो इज्तिमा गाहें थी वो आप तबाह बर्बाद। हमारा मकसद वहाँ पर रजीम चेंज करना नहीं है, हमारा मकसद अपनी प्रोटेक्शन, अपना मसला है 100%। इसके साथ साथ आप देखें तो गुज़श्ता रोज़ आपके जनाब एंटी शिप मिसाइल का तजर्बा जो आपने पाक बैरिया ने किया है, वो देखें। साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, ISPR ने क्या कहा है, एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर आपका नया मिसाइल भी हिट कर रहा है। अब अगर इस तरह की सारी बातों को कंपाइल करें तो जो काबिल एहतराम मंसूर जाफ़र भाई ने फरमाया ना कि आप अमेरिका का सदर नहीं कर सका और पाकिस्तान ये काम कर, क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखा है कि आपकी फौजी, आपकी सिविल, आपकी आवाम, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। पाकिस्तान में पहले नहीं था ये। पाकिस्तान में अगर फौजी क़यादत का एक चेहरा इस तरफ था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस तरफ था। अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम अपनी मुंतखब हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, और शहबाज शरीफ के साथ उनकी आर्मी पूरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में साथ खड़ी है। जब ऐसे ममालिक इकट्ठे होते हैं तो फिर जाकर जो मंसूर भाई फरमा रहे थे, फिर विक्ट्री होती है। तो मैं सीधा मंसूर भाई आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मैं फील कर रहा हूं कि सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा की अगर बात कर लूँ, उनके जो बयानात मैं देख रहा हूँ वो गैर मामूली नौइयत के सामने आ रहे हैं।
जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, ख़ास तौर पर बिलखुसूस मशरक़ वस्ता का मंजरनामा आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। आप आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देख रहे हैं, मेरी आवाम को बताएं काइंडली मंसूर भाई। जी यकीनन इस वक्त जो मिडल ईस्ट का मंजरनामा है, बिलखुसूस ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की जो जंग है, इसके बाद वो जो किसी दौर में वो कॉन्डोलीज़ा राइस हुआ करती थी, अमेरिका की एक वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बड़ा ही एक ज़नाना किस्म का बयान दिया था मिडल ईस्ट के ये जो मसाइल हैं, यहाँ पे जो दर्द तकलीफ की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा था एक नया मिडल ईस्ट जो है वो पैदा हो रहा है, और ये जो आपको वहाँ पे आहाकारी दिखाई दे रही है, ये कोई बर्थ पैंग करार दिया था उन्होंने कि ये कोई उस ज़माना जाहिलियत में इस वक्त मैं समझता जी, तो ये उन्होंने मिसाल दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो जो वहाँ पे हाहाकारी मची हुई थी, उसमें जो अब एक सुकून और ठहराव आया है, वो यकीनन एक ऐसे मिडल ईस्ट की नवीद सुना रहा है कि जो यकीनन आने वाले दिनों में जंगों से पाक होगा और वहाँ पे हकीकी मानों में अमन व आश्ती और इस्तेहकाम होगा। और ख़ासतौर पे खलीज के वो ममालिक कि जो अपने खाम ख्याली में किसी तीसरी कुव्वत को अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझ के अपना सब कुछ उस पर निछावर किए जा रहे थे, अपने पेट्रो डॉलर, अपना सब कुछ, अब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके वज़ीर आज़म साहब जब कतर की फ़ज़ा जो सऊदी फ़ज़ा में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें सऊदी जो तैयारे जो हैं उनकी एयरफोर्स अपने हिसार में ले लेती है, और जब वो कतरी फ़ज़ा में जाते हैं तो कतर के तैयारे जो हैं उन्हें अपने हिसार में ले लेते हैं। और इसी तरीके से अब जब वो तुर्किया लैंड किए तो वहाँ पे इस वक्त वो सबसे बड़ा मरकज़ निगाह है उस अनतालिया कॉन्फ्रेंस का, कि जो इस वक्त बशमूल ईरान के मुख्तलिफ मामलात पे जो है वो बहस कर रही है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। यकीनन मैं समझता हूँ ये विक्ट्री इसी वजह से मुमकिन हुई है कि पाकिस्तान ने जो डे 1 पे इनिशिएटिव लिया इस जंग की हिद्दत को, शिद्दत को ठंडा करने के लिए, और अपनी इफेक्टिव डिप्लोमेसी स्टार्टिंग विद द यूएन और तमाम अरब कैपिटल्स के अंदर, और बिलखुसूस ईरान को जिस तरीके से सऊदी अरब मंसूर भाई कथा कलामी की माजर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में भी बताते जाइएगा, वो कहाँ खड़ा है? वो जिस इसराइल को वो बाहें उठा के आवाज़ दे रहा था कि आओ भाई मेरे वो 3 जजीरे मुझे वापस ले दो जो सन 72 से मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ आज जो बड़ी पेशरफ, जो बड़ी बैठक ऑनलाइन होने जा रही है, ख़ासतौर पे जो बरतानवी वज़ीर आज़म इस वक्त पहुँचे हैं फ्रांस के अंदर, और वहाँ फ्रांस के सदर के साथ तकरीबन 40 मुल्कों के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से और उसको एक मुस्तकिल एक सेफ पैसेज बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पे तबादला ख्याल किया जाएगा। नेटो टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें अमेरिका माइनस होगा। जी इसी नौइयत की चीज़ है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ यकीनन उनके भी इल्म है और यूरोप को भी इल्म है कि ईरान इस बारे में कितना हसास है। और अब ये बुनियादी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ शायद उस तरीके से लाइमलाइट में ना आता, ये इसराइल और अमेरिका की जंग की बरकत से मैं समझता हूँ ये इतिहास से जैसे होता है ना, हर चीज़ का एक कीमियाई रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये अमेरिका इसराइल की जंग का एक बाई प्रोडक्ट है। असल तो जो मकासद थे वो तो रिजीम चेंज और पता नहीं क्या क्या था, वो तो हासिल नहीं हुए। ईरान के हाथ में एक ऐसी बाई प्रोडक्ट आ गई कि जिसके नतीजे में ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक वेट जो है वो कई गुना ज्यादा कर लिया। और ये बॉटल नेक की थी जो उसके हाथ में आई थी। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा जाफर साहब। मैं एयर मार्शल साहब की तरफ आती हूँ। सर, जिस तरीके से नक्शा ये 28 फरवरी 26 फरवरी से पहले मिडल ईस्ट का था, और पाकिस्तान को क्या यूएई वीज़ा नहीं दे रहे थे, हम सऊदी अरब के साथ ठीक है करीब थे, लेकिन हम उनसे भी कहते थे कि हमें उधार तेल दे दे, पैसे दे दे, ये वाला माहौल बना हुआ था। लेकिन अब इस जंग को कुछ ही हफ्तों के अंदर जब फाइनलाइज किया, ख़त्म किया है, तो कैसा नक्शा आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर पावर स्टेक होल्डर्स का, पाकिस्तान के कद काठ में जिस तरीके से इजाफा हुआ है? मैं इतना ही कह सकता हूँ, जिस तरह जस्ट ऐड जो कि अपना मंसूर साहब ने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मिडल ईस्ट का मंजरनामा है वो काफ़ी हद तक चेंज होने जा रहा है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये सारा मंजरनामा जो मिडल ईस्ट का था, ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा इशू ही जो है वो मिसट्रस्ट का था। कोई किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं रहा था। ये सारा मिसट्रस्ट ही है जिसने टोटल कैओस क्रिएट किया हुआ इस पूरे रीजन में, और इस मिसट्रस्ट को लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। लोगों से मुराद है अमेरिका ने भी बेनिफिट उठाया, इसराइल ने भी बेनिफिट उठाया, तो बहुत से लोगों ने इस मिसट्रस्ट का बेनिफिट उठाया। किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ये जो ओआईसी खत्म ही कर देनी चाहिए थी। ओआईसी बनाई क्यों अगर मिसट्रस्ट का ये हाल है? कि बस वो मिसट्रस्ट का तो सिलसिला ही यही है कि जो ये पूरी रीजन क्या पूरी दुनिया में मिसट्रस्ट ही है जिसकी वजह से ये सारी ये जंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन
अब जो सिचुएशन आ गई है वो ये है कि ये मिसट्रस्ट से अब निकलने का टाइम नज़र आ रहा है मुझे। पहले तो ये है कि ये पहले बायलैटरल ये जो इस वक्त डिस्कशन चल रही हैं बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देगा।